डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा आज का जो डिस्कशन है वो नॉन रिजिड रोटेटर यानी अदृढ़ घूर्णक के बारे में है। आज हम नॉन रिजिड रोटेटर क्या होता है और इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस तरह से प्राप्त होता है, उस कैसा होता है और उस स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करें, स्पेक्ट्रमी लाइंस को कैसे एक्सप्लेन करें, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमारा डिस्कशन था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उस डिस्कशन में हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया था जो कि एक रिजिड रोटेटर या दृढ़ घूर्णक के रूप में बिहेव कर रहा था। दृढ़ घूर्णक को हम यहाँ शॉर्ट में इस तरह से एक्सप्लेन कर दें कि एक ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स, दो परमाणुओं के बीच जो दूरी है वो निश्चित रहती है, अर्थात वह दूरी चेंज नहीं होती। लेकिन वास्तव में ऐसा प्रत्येक परिस्थिति में नहीं होता। इसलिए जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम दृढ़ घूर्णक न कह के अदृढ़ घूर्णक या नॉन रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो अब ये नॉन रिजिड रोटेटर को डिफाइन करना और फिर इस नॉन रिजिड रोटेटर के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जीज को हम कैलकुलेट करें और उनमें ट्रांजिशंस को बताएं और उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आवृत्ति या तरंग संख्या को हम प्रदर्शित करें। तो ये हमारा इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लास्ट डिस्कशन होगा। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रम को देखने से यह पता चलता है कि जे के निम्न मानों पर दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के मध्य दूरी निश्चित होती है, परंतु जे के उच्च मानों पर यह दूरी कम हो जाती है। पुनः मैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। पिछले वीडियोस में जहाँ पर हमने एक रिजिड रोटेटर को लिया था, वहाँ जो स्पेक्ट्रम बनता था उसमें दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच डिस्टेंस जो है वो हमने कांस्टेंट मानी थी और वो थी 2b, अर्थात प्रत्येक दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच दूरी जो है वो 2b आती है। कब? जब मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करे, एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करे। लेकिन अगर हम उस स्पेक्ट्रम को और अच्छी तरह ध्यान से एक अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से हम देखें तो ये पता चलता है कि जो कम तरंग संख्या पर हमें जो स्पेक्ट्रमी लाइंस मिल रही है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब लोअर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है तब तो दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस है वो 2b हमें मिलती है। लेकिन जब ट्रांजिशंस हायर एनर्जी लेवल में होता है, यानी जे के मान बढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस है वो 2b नहीं आती, 2b से कम हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पर उस केस में, उस स्थिति में मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। यानी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, एक नॉन रिजिड रोटेटर अदृढ़ घूर्णक की तरह बिहेव करता है। अतः वास्तव में अणु दृढ़ घूर्णक की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि परमाणु के मध्य जो बंध होते हैं वो अदृढ़ होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। उच्च ऊर्जा स्तरों में अणु जब तेजी से घूर्णन करते हैं तो अणुओं पर एक अपकेंद्र बल का प्रभाव बढ़ता है जिससे अंतर्नाभिकीय दूरियां बढ़ जाती है। तो जब अपकेंद्र बल का प्रभाव पड़ेगा तो उस समय एक परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु से दूर जाता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से दूर जाएगा तो उन दो परमाणुओं के बीच जो अंतर्नाभिकीय दूरियां हैं उनके मान बढ़ जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं बंध दूरी के मान या बंध लंबाई के मानों में वृद्धि हो जाती है। जब बंध लंबाई के मानों में वृद्धि हो जाती है तो हम कह सकते हैं उस अणु का जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है μr स्क्वायर। r अगर बढ़ गया तो जड़त्व आघूर्ण यानी I का मान भी बढ़ जाएगा। अतः J के मान में वृद्धि के साथ ये जो एक पद है जिसको हमने पहले लेक्चर्स में बताया था, h²/8π² I का मान घटने लगता है। तो जैसे ही बंध दूरी बढ़ी, जड़त्व आघूर्ण बढ़ा, यानी यहाँ I का मान बढ़ा, यहाँ I का मान बढ़ने
से जो है ये पूरे पद h²/8π² का मान कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नॉन रिजिड अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा के मान में भी कमी हो जाएगी। तो ये जो घूर्णन ऊर्जा या घूर्णन ऊर्जा स्तर के मान में कमी हो रही है, उस कमी को दर्शाने के लिए एक नई एनर्जी की इक्वेशन दी गई जो अदृढ़ घूर्णक या नॉन रिजिड रोटेटर के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो एक घूर्णन ऊर्जा का मान इस समीकरण से दिया जाता है, जहाँ घूर्णन ऊर्जा जे एक विशिष्ट जो भी हम क्वांटम संख्या का मान, घूर्णन क्वांटम संख्या का मान ले रहे हैं वो मान है। तो जे इज इक्वल टू, ये एक रिजिड रोटेटर वाला पद है h²/8π² इंटू J+1। ये तो घूर्णन ऊर्जा का मान कब, जब अणु एक दृढ़ घूर्णक की तरह बिहेव करता है। परंतु हम कह रहे हैं कि जब अणु नॉन रिजिड की तरह बिहेव करता है तो उसकी घूर्णन ऊर्जा के मान में कमी हो रही है, घूर्णन ऊर्जा स्तर के मान कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम इस पद में से कुछ एक पद को कम कर देंगे, घटा देंगे, जिससे कि घूर्णन ऊर्जा के मान में कमी हो जाएगी। तो जो घटने वाला पद है वो है माइनस का साइन लगा के माइनस। ये पद अपने को याद रखना है, ये है h⁴ डिवाइड बाय 32 I² K इंटू J² इंटू J+1 का होल स्क्वायर। ये पद जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण घूर्णन ऊर्जा के मान में कमी हो जाएगी। ये जो घूर्णन ऊर्जा का मान है, ये जो इक्वेशन से एनर्जी का मान आएगा वो जूल या अर्ग में आएगा। हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें तो एनर्जी जो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी तो उसका संकेत हो गया E के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में इज इक्वल टू, इन पदों में हम hc से डिवाइड कर दें तो hc से डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच जाएगा h/8π² IC, जिसको हमने संकेत दिया था B, जो कहलाता है घूर्णन स्थिरांक, और आगे का पद बच गया J इंटू J+1। तो B J इंटू J+1 माइनस यहाँ अपन ने hc का से डिवाइड करिया तो ऊपर बच गया h³ 32π4 I²R² KC। जो ये पद बच गया, उस बचे हुए पद के स्थान पर हमने संकेत लिख दिया D, और आगे है J² इंटू J+1 का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई उसकी जो यूनिट्स होगी वो होगी सेंटीमीटर इनवर्स में। यहाँ पर जो हमने D संकेत लिखा है वो D इस पूरे पद के स्थान पे लिखा है, वो है h³ 32π4 I²R² KC इन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये जो D है, ये D कहलाता है अपकेंद्रीय विकृति नियतांक, अर्थात जो ऊर्जा के मान में कमी हो रही है वो किस कारण से हो रही है, एक अपकेंद्र बल लगने के कारण से आ रही है, यानी अपकेंद्र बल का प्रभाव बढ़ रहा है उच्च घूर्णन ऊर्जा स्तरों में। तो इसलिए हमने इस D को लिखा है अपकेंद्रीय विकृति नियतांक। विकृति का मतलब चूंकि बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो गई, बढ़ गई, तो उस अणु में एक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। किसके कारण विकृति उत्पन्न हुई? अपकेंद्रीय बल के कारण। इसलिए हमने D का नाम दे दिया अपकेंद्रीय विकृति नियतांक। और इस पद में जो K है वो K कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। दो परमाणुओं के बीच जो बंध है वो उस बंध का सामर्थ्य क्या है? फोर्स कांस्टेंट के रूप में। और बाकी के पद पाई कांस्टेंट, H प्लांक कांस्टेंट, I जड़त्व गुण, R जो है बॉन्ड डिस्टेंस है, K फोर्स कांस्टेंट, C प्रकाश का वेग। जो K है होता है फोर्स कांस्टेंट, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट बराबर होता है 4π² न्यू बार स्क्वायर C² इंटू म्यू। ये पूरा पद जो है वो फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमने लिखी एनर्जी की सेंटीमीटर इनवर्स में, उसमें दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक है B घूर्णन स्थिरांक और एक है D जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय विकृति नियतांक। इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ उसको हम यहाँ बता सकते हैं कि D जो हमने लिखा है h³/32π4 I²R² KC, इसको हम इस तरह से लिख दें कि यहाँ से हम इस पद को अलग ले लेते हैं, h/8π² IC को लेकर इसका होल क्यूब कर लेते हैं। होल क्यूब करें तो ये मतलब ये हो गया h³, इसका हम होल क्यूब कर लेंगे
इसका होल क्यूब कर लिया, आई क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया। और फिर आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 पाई स्क्वायर आई सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के से। तो अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये पद जो है वो आ जाएगा। अब ये जो हमने अलग करके लिखा है, टुकड़े करके लिखा है, इसको ब्रेक करके लिखा है, तो इसके स्थान पे तो हम लिख सकते हैं b और इसके ऊपर आ गया ये क्यूब और आगे बच गया ये 16 पाई स्क्वायर आई सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और के स्थान पे रख दिया 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू म्यू। अब पुनः हम देखें तो ये 16 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर को हम सॉल्व कर लें तो ये तो हो गया 4, ये रह गया पी क्यूब, आगे बच गया आई, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया आर स्क्वायर और म्यू और ये बच गया न्यू बार स्क्वायर। यहाँ वापस जो आई है जड़त्वा गुण वो इक्वल होता है म्यू आर स्क्वायर के, तो यहाँ म्यू आर स्क्वायर रखा तो ये म्यू आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा रह गया यानी डी बराबर आ गया 4b क्यूब अपॉन न्यू बार स्क्वायर। यहाँ जब हमने ये देखा तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, एक तो है b घूर्णन स्थिरांक और एक है तरंग संख्या न्यू बार। ये देखा गया कि जो न्यू बार का ऑर्डर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है उसका मान घूर्णन स्थिरांक के मान से बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ ये कंडीशन इसमें लगा दें कि न्यू बार इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन b। तो जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब d की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं d विल बी वेरी वेरी लेस देन b, यानी d का मान जो है यानी अपकेंद्रीय विकृति नियतांक का जो मान होता है वो घूर्णन स्थिरांक के मान से बहुत ही कम होता है। तो हम यहाँ एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि d का मान बहुत कम होता है इसलिए स्पेक्ट्रम में इसका प्रभाव ज़्यादा प्रदर्शित नहीं होता है। ये प्रभाव कब नज़र आएगा? जब मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में घूर्णन संक्रमण प्रदर्शित करेगा। लोअर एनर्जी लेवल में अगर संक्रमण होता है तो इस डी का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रदर्शित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम बी व डी में एक संबंध को बता सकते हैं, जहाँ डी के इस मान को हमने तोड़ के इन दो मानों में प्रदर्शित कर दिया और फिर इससे हमने ये बताया कि डी जो है वो बी से बहुत ही कम होता है। अब इस आधार पर हम एक नॉन रिजिड रोटेटर में स्पेक्ट्रम लाइन कैसे बनेगी और उनकी किस किस तरंग संख्या पर बनेगी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच डिफरेंस कितना होगा, उसको हम शो कर दें तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, एक अदृढ़ घूर्णक का स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम बात करें चयन नियम या सिलेक्शन रूल की, तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ये देखा गया कि एक अदृढ़ घूर्णक के लिए भी जो सिलेक्शन रूल है वो वही होता है जो एक दृढ़ घूर्णक के लिए होता है, अर्थात यहाँ भी डेल्टा जे का मान जो होगा वो ±1 ही होता है। अर्थात जब संक्रमण होगा तो घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में जो चेंज होगा वो ±1 यानी इकाई से ही होगा। अतः हम एक जनरल फार्मूला यहाँ निकालें कि यदि मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन जो हो रहा है घूर्णन संक्रमण वो J से J+1 में संक्रमण हो रहा है, तो इस संक्रमण के लिए आवश्यक तरंग संख्या का मान क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर इनवर्स में दो घूर्णन ऊर्जा स्तर के बीच एनर्जी डिफरेंस हम निकाल लें तो उसी सेंटीमीटर इनवर्स का विकिरण यदि उस पर गिरेगा तो उस विकिरण का अवशोषण होगा और उसी तरंग संख्या के मान पर हमें स्पेक्ट्रम में रेखा प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहले एक नॉन रिजिड रोटेटर के लिए सेंटीमीटर इनवर्स में इक्वेशन हम लिख दें तो E के ऊपर बार लगा दिया इज इक्वल टू जो हमने अभी पहले लिखी है वो यही इक्वेशन लिखी है, B इंटू जे इंटू J+1 माइनस डी जे स्क्वायर इंटू J+1 का होल स्क्वायर। ये एक हम कह सकते हैं J घूर्णन क्वांटम संख्या वाले घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए इक्वेशन है। अब संक्रमण हो रहा है J से J+1 में, तो इस संक्रमण के लिए आवश्यक तरंग संख्या का मान न्यू बार बराबर हम क्या करें, इस इक्वेशन में J के मान में 1 की वृद्धि कर दें
और उसमें से इस इक्वेशन को घटा दें। तो सबसे पहले यानी जो j+1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन के लिए ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें j के मान में 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो j के मान में 1 की वृद्धि कर दी तो j+1 ऊर्जा स्तर के लिए इक्वेशन बन गई b। आगे यहाँ j है तो j के स्थान पर लिख दिया j+1। आगे j+1 है, इसमें एक और जोड़ दिया तो j+1+1 माइनस d। यहाँ j के मान में 1 की वृद्धि कर दी तो j+1 का होल स्क्वायर। इसमें भी j के मान में 1 की वृद्धि कर दी तो j+1+1 का होल स्क्वायर। ये तो एक सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी आ गई j+1 ऊर्जा स्तर के लिए। अब इसमें से सेंटीमीटर इनवर्स में इक्वेशन घटा दें j ऊर्जा स्तर के लिए। तो j ऊर्जा स्तर की इक्वेशन यही है, तो माइनस करके ये ब्रैकेट बना के हमने लिख दिया b j+1 माइनस d j² j+1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें सबसेट करके, तो इक्वेशन आती है न्यू बार इज इक्वल टू 2b इंटू j+1 माइनस 4d j+1 का होल क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स में। यानी ये एक जनरल इक्वेशन हो गई एक नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी, कौन सी तरंग संख्या को अवशोषित करके बनेगी, उसका मान हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। अतः विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या, उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें मॉलिक्यूल j बराबर 0 से 1 में जा रहा है, तो हम इस इक्वेशन में j की वैल्यू रख दें और j की वही एक हम वैल्यू रख देते हैं लोएस्ट। तो j की वैल्यू जहाँ से ट्रांजिशन प्रारंभ हो रहा है, j इसमें 0 रखा तो ये हो गया 2b, यहाँ 0 रखा तो ये हो गया -4d, तो 2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जो पहली लाइन स्पेक्ट्रम में बनेगी फर्स्ट ट्रांजिशन के फलस्वरूप, उसकी तरंग संख्या जो होगी वो होगी 2b माइनस 4d। तो 2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स पर स्पेक्ट्रम में अपने को एक रेखा मिलेगी जो प्रथम संक्रमण के फलस्वरूप प्राप्त होगी। दूसरा संक्रमण हो सकता है कि पहले से मॉलिक्यूल जो है j बराबर 1 में स्थित है, वो संक्रमण करके जाएंगे j बराबर 2 में। तो इस संक्रमण के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में जो रेखा बनेगी उसकी तरंग संख्या हम इस इक्वेशन में j बराबर 1 रख दें, तो 1 + 1 2, 2 × 2 4b, यहाँ 1 रखें, 1 + 1 2, 2 का होल क्यूब और इंटू 4, तो ये हो गया 32d। तो 4b माइनस 32d सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेक्ट्रम में यह दूसरी जो स्पेक्ट्रमी लाइन होगी उसकी तरंग संख्या का मान आ जाएगा। तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा जब संक्रमण 2 से 3 में हो रहा है, तो यहाँ j = 2 रखें, तो 2 + 1 3 × 2 6b, यहाँ हम 2 रखें तो 2 + 1 3 का होल क्यूब इंटू 4, ये हो गया 108d सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से ये बनने वाली तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या। और इसी तरह से चौथी स्पेक्ट्रम या फोर्थ स्पेक्ट्रम लाइन की जो तरंग संख्या होगी जब ट्रांजिशन थर्ड से फोर्थ में हो रहा है, तो यही हम इस इक्वेशन में j = 3 रखें, तो सॉल्व करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी 8b माइनस 256d सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या आई, तो प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा 2b माइनस 4d, सेकेंड 4b माइनस 32d, थर्ड वन 6b माइनस 108d और फोर्थ वन 8b माइनस 256d। अगर हम कंपेयर करें तो जो रिजिड रोटेटर के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या आई थी वो फर्स्ट वन के लिए आई थी 2b, सेकंड के लिए आई थी 4b, थर्ड के लिए आई थी 6b, फोर्थ के लिए आई थी 8b। परंतु यहाँ पर इस 2b और 4b इनमें से एक जो है पद जो है एक वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रही है, कमी हो रही है, ये 4d 32d इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम लाइंस समान दूरी पर नहीं आएंगी तथा j के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी ये इनकी स्पेक्ट्रमी लाइन के बीच की दूरियां जो है वो कम होती चली जाएंगी। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि मान लीजिए हम
इन पहली दो लाइन के बीच में डिफरेंस निकाला, यानी पहली लाइन इस वैल्यू पर आ रही है, दूसरी लाइन इस वैल्यू पर आ रही है, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ। हम दूसरी लाइन 4b माइनस 32d में से इस पहली वाली को माइनस कर दें तो इन दोनों लाइनों के बीच डिफरेंस हो गया 2b माइनस 28d। अब इसी तरह से हम दूसरी और तीसरी के बीच में डिफरेंस निकालें तो तीसरी वाले मान में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दें तो 6b माइनस 108d माइनस 4b माइनस 32d, जो डिफरेंस आएगा इन दो रेखाओं के बीच वो आएगा 2b माइनस 76d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से हम इन दो के बीच में डिफरेंस निकालें तो 8b माइनस 256d में से हम माइनस कर दें 6b माइनस 108d, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 2b माइनस 148d सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए प्रत्येक दो लाइन के बीच डिफरेंस 2b तो है ही है, लेकिन इनमें से एक वैल्यू कम हो रही है। पहले में 28d, दूसरे में 76d और तीसरे में 148d। इस प्रकार से ये वैल्यू आगे जाने पर बढ़ती चली जाएगी। हम यहाँ ये इस कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं लास्ट में, क्योंकि d का मान b से बहुत कम होता है, इस d का मान b से बहुत कम होता है, तो ये जो सब्सट्रैक्ट घटने वाला पद है वो लोअर लेवल पे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे ये घटने वाले पद का मान जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो उसका इफेक्ट आगे ज़्यादा प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल्स पर तो ये जो माइनस वाला पद हो रहा है इसको अगर हम छोड़ दें तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2b आएगा। अर्थात यहाँ इन परिस्थितियों में तो जो मॉलिक्यूल है वो एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे से हम आगे चलते चले जाएंगे जहाँ इस पद को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते वहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2b से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक नॉन रिजिड रोटेटर के लिए उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम लाइंस किन तरंग संख्याओं पर बनती है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।